एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी पाठ संख्या 11 भक्तिन। बेटा 11 चैप्टर में मैंने आपको फोर्थ वाला परिच्छेद स्टार्ट कर दिया था, भक्तिन के जीवन का फोर्थ परिच्छेद। ठीक है, इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेखिका महादेवी वर्मा ने इसमें भक्तिन के अतीत और वर्तमान के व्यक्तित्व के बारे में बताया। अब जब लेखिका महादेवी वर्मा के घर आती है तो किस तरीके से वो महादेवी वर्मा की सेविका बनकर रहती है, ठीक है, कैसे वो कार्य करती है। अपने आप को एक देहाती होते हुए भी लेखिका को उसने देहाती बना दिया, लेकिन स्वयं वो शहरी वातावरण का उस पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, और किस तरीके से वो महादेवी वर्मा को की सेवा में लगी रहती थी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको समझाया। इसके बाद ये आपको बताया कि महादेवी वर्मा ने बताया कि अच्छाइयों के बीच भक्तिन में एक आध बुराई भी थी। उसके बहुत अच्छे गुण थे लेकिन उसमें बुराइयाँ भी थी। वह लेखिका को खुश करने के लिए कभी झूठ भी बोल देती थी और इधर उधर पड़े पैसों को एक मटके में इकट्ठा कर देती थी, और वो ये मानती थी कि अगर घर के मालकिन के पैसे इधर उधर पड़े हैं उसे मैं एक जगह सुरक्षित रख रही हूँ तो ये मैं कोई चोरी नहीं कर रही। और अपनी मालकिन को गुस्सा नहीं आने के कारण कि कोई बात ऐसी होती जिससे भक्तिन को लगता कि मालकिन गुस्सा होंगी, भक्त महादेवी वर्मा लेखिका गुस्सा होगी, तो वो उन्हें खुश करने के लिए कभी झूठ भी बोल देती थी। और वो बोलती थी ऐसा झूठ झूठ नहीं कहलाता। इस संबंध में कुछ कहने पर वह शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाती। लेखिका ने जब उन्हें सिर मुंडवाने पर, भक्तिन अपना सिर मुंडवाया करती थी, मना किया तो उसने सुनी सुनाई बात कहकर लेखिका को शांत किया। इस प्रकार उसका सिर मुंडन हर बृहस्पतिवार जारी रहा। लेखिका ने अपने यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पढ़ाना शुरू किया तो भक्तिन ने सबके साथ पढ़ने में असमर्थता जताई, क्योंकि भक्तिन अभी इस उम्र में उनके साथ बैठकर पढ़ना नहीं चाहती थी। और अपने तर्क वितर्क के कारण उन्होंने ये तर्क दिया कि जब हम घर में दोनों ही सभी पढ़ने लग जाएंगे तो घर का काम कौन करेगा। सभी पढ़ने वालों पर अपना प्रभाव जमाती रही और उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी मालकिन की असाधारणता सिद्ध करना रहता था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर लेखिका क्या कह रही है, पर वह मूर्ख या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव में वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया तो भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरा उस गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उस व्योव्रत का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहते हैं, हमों पढ़े लगाव तो गृहस्थी कौन देखी सुने। उसने अब तर्क वितर्क से ये सिद्ध किया कि मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहती कि मालकिन दिन रात किताबों में लगी रहती है, गृहस्थी कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर, अब और जो पढ़ते लोग उनको ऐसे घूम घूम कर ऐसे ऑब्जर्व करती, किसी के आई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदरता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता था, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। कौन? भक्तिन पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। किस तरह उन्हें ऑब्जर्व करने लगी, उनकी गलतियां निकालने लगी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। जब एक बार मैंने उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बिचारिन तो रात दिन काम माँ झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में
हाथ नहीं बटाया जा सकता। भाई वो लेखिका है, वो अपने हिसाब से लिखती हैं करते हैं, उसमें कोई हाथ नहीं बटा सकता। उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की कि ये हम नहीं कर पाएंगे, भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं। इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। और भक्तिन अब सबसे क्या कहती, अपनी मालकिन की तारीफ करती रहती कि मेरी मालकिन के जैसा कोई काम कर ही नहीं सकता, अगर कर सकता तो वो उनकी हेल्प कर लेता। और वो उनकी तारीफ हर जगह करती रहती थी अपनी मालकिन की, अर्थात महादेवी वर्मा की, जिसके घर ये सेविका बन के रही। पर वे स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता था। अब भक्तिन को लगता था कि ठीक है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेखिका जो अपनी रचनाएं लिख रही है उसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ वो सारे काम करती थी। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती। दूसरे सोच भी नहीं सकते और वो मेरी मदद करती रहती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर, लेखिका कह रही है, मेरी जब कोई पुस्तक प्रकाशित हो जाती है तो उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। तब वो ऐसी प्रसन्न हो जाती है जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और रोशनी हो जाती है। ऐसे ही लेखिका कह रही है कि ऐसे ही भक्तिन मेरी जब कोई रचना छपती थी तो वो इतनी प्रसन्न होती थी, उसके चेहरे पर वो प्रसन्नता दिखाई देती थी। जब मेरी कोई भी पुस्तक प्रकाशित होती, वह सुने में उसे बार बार झुककर आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त में जब बार बार कहने पर भी, लेखिका कह रही, जब रात भर रचना करती रहती, कोई चित्र मेरा पूरा नहीं होता, उसी में मैं लगी रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, तो बार बार भोजन के लिए नहीं उठती, तो कभी वो मुझे दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखना आंखें मूंद लेता। बिल्ली गोधुली मेरे तकिया पर सिकुड़कर सो जाती। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती। लेखिका क्या कह रही है कि जब मैं रात्रि के समय, जब सब शांत वातावरण होता, सब सो जाते, मेरे रखे हुए जितने भी जानवर सब, और मैं काम करती रहती, और भक्तिन को लगता कि मुझे अकेले नहीं जगना चाहिए, तो वो बेचारी मेरी वजह से साथ चटाई पर बैठकर नीचे बैठी रहती, पूरी रात सोती नहीं थी। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यदि मैं सिराने रखे रैक की ओर देखती तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती। मतलब उसे ये लगता कि जो काम वो मेरे लिए कर सकती थी, मेरे कुछ भी कहने से पहले वो आगे से आगे करती थी। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो
मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। वसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधुली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की एकाध साथिन भक्ति नहीं रही। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। भक्त लेखिका क्या कह रही है, हर समय छाया की भांति भक्तिन मेरे साथ ही रहती थी और कैसे मेरे काम करती थी, बिना कहे रात रात मेरे साथ जगती थी और हर कार्य में मेरी मदद करती थी जितना वो कर सकती थी। तभी तो कहा कि सेवक धर्म में हनुमान से प्रतिस्पर्धा करने वाली भक्तिन, जो किसी अंजना की पुत्री नहीं थी। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।